बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी? लोगों की सैलरी कल से बढ़ जाएगी। उनसे कभी बातचीत हुई? पे कमीशन का जो ऑफिस है वही नहीं बना है, तो बात आप किससे करेंगे? इसका मर्जर का क्या मुद्दा है? हवा हवाई बातें। इससे कर्मचारी को भी नुकसान होगा। लेकिन सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं ये कर रही है। फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है? लोगों की एक एजम्पशन है, कोई भत्ता बदला जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा? काम तो आयोग को करना है। सुबह की चाय हो या फिर दफ्तर का कॉरिडोर, व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर घर की कोई बातचीत, इन दिनों हर जगह सिर्फ एक ही बात की चर्चा है और वो है 8वां वेतन आयोग। देश की 50 लाख से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सैलरी और पेंशन में कब बढ़ोतरी होगी और आखिर कितनी बढ़ेगी। वो दिन कब आएगा जब खुशियों का फिटमेंट फैक्टर तनख्वाह में सचमुच मल्टीप्लाई होगा। आज हम 8वें वेतन आयोग से जुड़े कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे और इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मंजीत पटेल, जो ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉय फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो चलिए अफवाहों से निकलकर 8वें वेतन आयोग की हकीकत को बारीकी से समझते हैं। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है जागरण बिजनेस के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू अंकित जी। तो मंजीत जी, सबसे पहले बात करेंगे जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा जिस सवाल की है, जिस बात की है, जिसकी पेंशनर और कर्मचारी सबसे ज़्यादा चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बढ़ी हुई सैलरी कब से आएगी, कब से वेतन आयोग 8वां वेतन आयोग लागू होगा? जी अंकित जी, देखिए अगर हम बात करें नियमों की तो 8 सीपीसी जो ड्यू है वो 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। ठीक है। मिलना तो 1 जनवरी 2026 से चाहिए। ठीक है। लेकिन अभी सरकार ने खुद ही बोला कि इसको आने में, काम करने में पे कमीशन को 18 महीने चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन होने में, रिकमेंडेशन को स्वीकार करने में, कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल होने में हम मान करके चलते हैं कि 6 महीने और लग सकते हैं, तो मोटा मोटा 2 साल हो गया। ठीक है। तो अगर इस लिहाज से देखा जाए तो 1 जनवरी 2028 से तो हर हालत में आ ही जाएगी बढ़ी हुई सैलरी हाथ में। ठीक है। लेकिन अगर सरकार चाहे तो सरकार का जैसी मंशा लग रही है जिस तरह की, वो ऐसा लग रहा है कि 2027 के मिड में इसे शुरू करने का प्लान है उसको। उसका 2027 में चूंकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो कर्मचारी भी इस नज़रिए से इसको देख रहा है कि हो सकता है सरकार इसको 2027 के मिड में यानी 1 जुलाई 2027 से बढ़ी हुई सैलरी देने की घोषणा कर दे। ऐसा संभव है। तो क्या ये सरकार जानबूझ के कह रही है, आप ये कह रहे हैं? देखिए हम तो यही कहेंगे, हम क्या पूरा देश के कर्मचारी यही बोल रहा है, क्योंकि 15 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था। ठीक है। और उस समय दिल्ली सरकार के मतलब दिल्ली विधानसभा के चुनाव थे और उसके बाद 10 महीने तक लगातार भारत सरकार इस मसले पर सोती रही और कमीशन का गठन नहीं किया। ठीक है। बिहार के चुनाव जब आए तब बिहार के चुनावों में मतलब जो है 10 महीने के बाद 28 अक्टूबर को उसने आधिकारिक तौर पर पे कमीशन के जो है मेंबर्स का गठन का ऐलान किया। तो 10 महीने के बीच में खामोशी क्या, मतलब ये तो जाहिर सी बात है। फिर सरकार खुद कह रही कि 18 महीने टाइम लगेगा। जो 28 अक्टूबर को उन्होंने जो मतलब जो है नोटिफिकेशन जारी किया, गजट जारी किया, उसमें 18 महीने उन्होंने लिख करके दिया। 18 महीने का मतलब है कि 1 जुलाई 2027। तो उस समय तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हो रहे होंगे, तो जाहिर सी बात है सरकार कहीं ना कहीं उन चुनावों को भुना रही है, उन चुनावों में ये मतलब हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। बिहार के चुनाव में आधिकारिक गठन, दिल्ली के चुनाव में घोषणा और उत्तर प्रदेश के चुनावों के समय इसको लागू करने की बात की जाना। ठीक है। तो ये सारी इंडिकेशन तो उधर ही जा रहे हैं। तो मतलब इसमें ये भी कहा जा सकता है कि सिर्फ इलेक्शन ही एक फैक्टर नहीं है, इसके अलावा सरकार जैसे लेट कर रही है तो क्या इससे कर्मचारियों को भी नुकसान होगा? क्योंकि कर्मचारियों का तो नुकसान हो रहा है अंकित जी। देखिए 8वें पे कमीशन के आने से पहले सरकार ने जब डियरनेस अलाउंस 50% से एक्सीड किया था, 1 जनवरी 2024 को कर्मचारियों का जो महंगाई भत्ता था वो 50% हो गया था। नियमानुसार उस 50% महंगाई भत्ते को बेसिक सैलरी में मर्ज कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो 2024 में मर्ज कर दिया जाता तो 2024 पूरा और 2025 पूरा, यानी 2 साल से कर्मचारी बढ़ी हुई सैलरी ले रहे होते। ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये नुकसान हुआ उनका। अभी जितना लेट करेंगे उतना और नुकसान होगा, क्योंकि आमतौर पर सरकार क्या करती है, बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस का जो एरियर बनता है वो तो दे देती है, लेकिन जिस दिन पे कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको लागू किया जाता है, बाकी जो भत्ते बचे जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है या फिर हाउस रेंट अलाउंस है या दूसरे अलाउंसेज हैं, उनको उस दिन से देना शुरू करती है। सपोज दैट अगर 1 जनवरी 2026 को इम्प्लीमेंट हो गया होता
तो एचआरए और टीए भी 1 जनवरी 2026 से मिलना शुरू हो। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं 1 जनवरी 2024 से लेकर के अब तक का नुकसान, और फिर 1 जनवरी 2026 से लेकर के अगर हम जुलाई 2027 भी मान लेते हैं, तब तक भी लेवल 8 के कर्मचारी को करीब करीब 3.5 से 4 लाख रुपए तक का नुकसान तो तय है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार की सोची समझी एक साजिश जैसी लगती है कि वो जानबूझ करके इन चीज़ों को डिले करती है ताकि बाकी भत्ते बचाए जा सकें। तो सरकार पैसे बचा रही है, जाहिर सी बात है, सरकार पैसे बिल्कुल पैसे बचा रही है। और कितने लोग हैं ऐसे कर्मचारी, खास करके जो एचआरए है या ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, महानगरीय जो कर्मचारी हैं उनको तो ठीक ठाक मिलता भी है। बाकी छोटे शहरों में काम करने वाले लोग या मतलब जो है रूरल एरिया में काम करने वाले जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनको एचआरए भी कुछ खास नहीं है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी कुछ खास नहीं है। तो उनके मामले में ये लगभग ऑलमोस्ट निग्लेजिबल है। तो चंद कर्मचारियों के ऊपर इस तरह की डकैती डालना, ये मतलब इतनी बड़ी सरकार को, दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था को ये शोभा नहीं देता। लेकिन सरकार जानबूझ करके कहीं ना कहीं ये कर रही है। अच्छा, इसमें इस बीच आपकी सरकार से बातचीत हुई या आज जो गठन हुआ आयोग का, उससे कभी बातचीत हुई इस बारे को लेकर कि भाई कब से लागू होगा या कुछ? देखिए, पे कमीशन के गठन के ऐलान के बाद 15 जनवरी को सबसे पहले सरकार ने पे कमीशन के गठन का ऐलान किया था, गठन नहीं किया था, ऐलान किया था। जब घोषणा की थी उसके बाद हम लोग फरवरी में जो कार्मिक मंत्री हैं पेंशन मंत्रालय के डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब, उनसे मिलकर के हमने उनको बधाई भी दी थी, धन्यवाद भी दिया था, आभार व्यक्त किया था। हमने उनसे एक गुजारिश की थी कि इस बार जो है पे कमीशन टाइम से लोगों को मिल जाए, तो एरियर देने की ज़रूरत ना पड़े। एरियर देती है सरकार तो फिर वो निकालती है न्यूज़ में कि इतना बर्डन पड़ेगा, वो निगेटिविटी एक फैलती है। आप जो चीज़ें शेड्यूल्ड हैं, 10 साल के बाद पे कमीशन मिलता है, उन्होंने भी यही कहा था कि इस बार हमारी सरकार में कर्मचारियों को समय से पे कमीशन का लाभ मिल जाएगा। लेकिन 10 महीने तक तो पे कमीशन का गठन ही नहीं हुआ। तो ये तो लेट लतीफ़ी तो हो चुकी है। अभी हम लोग जो उसके बाद पेंशन सेक्रेटरी साहब से मिले अक्टूबर में, 7 अक्टूबर को, वहाँ भी हमने इस मुद्दे को रखा। फिर हम अभी नवंबर में हम जो स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर हैं पंकज चौधरी साहब, माननीय पंकज चौधरी जी, उनके साथ हमारी 2 वार्ताएं हुई। अभी आज भी हमारा एक डेलीगेशन उत्तर प्रदेश में उनसे मिला है, उसमें भी हमने यही बात गुजारिश की। हम बार बार इस बात पर फोकस करते हैं कि अगर पे कमीशन पर सरकार इतनी सीरियस है, गंभीर है, तो 200 डेज में, 200 दिन में, लगभग 6 महीने में, 6 से 7 महीने में ये सारी चीज़ें सॉर्ट आउट की जा सकती हैं। ठीक है। तो 6 महीने अगर सरकार लेकर के चले तो हम मान करके चलते हैं जुलाई 2026 में या अगस्त 2026 में पे कमीशन की रिकमेंडेशन को स्वीकार किया जा सकता है। और इस समय में पे कमीशन के ऊपर पूरा काम किया जा सकता है। डिजिटल युग है, बहुत फास्ट एरा चल रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लेने की ज़रूरत है नहीं। तो अगर कर देंगे तो 6 महीने का एरियर देना भी सरकार के लिए बड़ा काम नहीं रहेगा, कम बोझ पड़ेगा। तो ये किया जा सकता है। हमारा दबाव है सरकार पर कि 6 महीने में ही इसको पूरा करे, 200 दिन के अंदर इसको, मतलब स्पेशल मिशन चला करके पे कमीशन की जो काम है उसको किया जाए। अच्छा, जो रंजना प्रकाश देसाई जी की जो अध्यक्ष हैं, जो जी, उनसे कभी बातचीत हुई इस बारे में? नहीं, अभी ना तो उनसे बात हुई है और ना जो 2 मेंबर डिक्लेयर किए गए हैं, अभी किसी से इस मामले में बात, क्योंकि अभी पे कमीशन का जो ऑफिस है वही नहीं बना है, तो बात आप किससे करेंगे? अच्छा। ऐसा तो है नहीं कि घर जा करके बात करेंगे। ऑफिस ही नहीं बना अभी तो कहीं कुछ ऐसा न्यूज में नहीं आया कि ऑफिस मिला है, तो कैसे मान लेंगे? हमेशा ऐसा होता है कि जब भी पे कमीशन को एस्टेब्लिश किया जाता है तो उसको एक ऑफिस मिलता है। अच्छा। वहाँ लोग जाते हैं, अपनी बात करते हैं, ज्ञापन देते हैं, या वो जिनको बुलाते हैं वो लोग उनसे मिलते हैं, बात करते हैं। तो अभी ऑफिस ही नहीं आया है तो फिर किससे बात करें? और कहाँ करें? तो जैसे आपको अगर कोई बात करनी होती है कि अपनी बात रखनी होती है, तो आपको किससे बात रखना पड़ेगा? देखिए, हम तो चेयरमैन को लिखते हैं, जो पे कमीशन का जो चेयरमैन होगा उसको लिखेंगे, उससे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मुद्दे पर हमको बुलाया जाए, आमंत्रित किया जाए। हमारे पास इन कर्मचारियों के इशूज हैं जिनको लेकर के हम बात करते हैं और उनके वेलफेयर में काम करते हैं। तो पे कमीशन हमें एक टाइम देता है, शेड्यूल टाइम पर मिलते हैं, अपनी बात को रखते हैं, अपने मेमोरेंडम्स देते हैं। तो वो मुलाकात कहाँ होती है फिर? तो ऑफिस में होगी। मतलब जब आपने बताया कि जैसे ऑफिस अभी हुआ नहीं है, तो वो मुलाकात कहाँ? मैं यही तो बात करूंगा, जब तक कि ऑफिस नहीं बना है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी केवल अनाउंसमेंट हुआ है। अच्छा। आधिकारिक गठन तो हो गया है, लेकिन ऑफिस नहीं मिला, तो इसका मतलब वो सेटअप बैठेगा कहाँ? आप बात कहाँ करोगे? तब तक ये पॉसिबल नहीं है जब तक कि उनको उनका कार्यालय नहीं मिल जाता। अच्छा। तो एक बड़ी समस्या ये भी है कि भाई हमको सबसे बड़ी समस्या यही है कि 10 महीने के बाद आपने आधिकारिक तौर पर कमीशन का गठन का ऐलान किया और अक्टूबर में किया, नवंबर पूरा हो गया,
आज दिसंबर भी खत्म हो रहा है, तो 2 महीने हो गए, 2 महीने में आप उनको जगह नहीं दे पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार इन चीज़ों को, मुझे ऐसा लगता है सरकार जानती है पे कमीशन को 6 महीने में काम करने के लिए सफिशिएंट है, वो जानती, लेकिन इसे जानबूझ करके इसलिए डिले किया जा रहा है ताकि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों तक इसको खींच करके ले जा सके। मतलब बेसिकली ये है कि चाहे तो 6 महीने के 6 अंदर सब महीने हो सकता है। बिल्कुल सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है टाइम। 6 महीना बहुत टाइम होता है। इसमें एक ये सवाल भी उठता है कि जैसे मान लीजिए कि हर 10 साल में आयोग का गठन होना है, ठीक है, अगर सरकार को पता ही था कि 18 महीने का एक रिपोर्ट देने में लगता है, फिर 6 महीने उसमें लगते हैं, तो ये शायद 24 में शुरू कर देना चाहिए था। हम लोग देखिए 2024 के मिड से ही इस बात की डिमांड कर रहे हैं, हम लोग कैंपेनिंग कर रहे थे कि 8वें पे कमीशन का गठन किया जाए। संसद में सवाल लगवा रहे थे, हर बार सरकार ये कहती थी कि सरकार का भी कोई मतलब कंसिडरेशन नहीं हुआ है इस मामले में कि पे कमीशन का गठन किया जाए। उससे पहले जब 5 साल हो गए थे, मतलब 2016 के बाद 5 साल जब बीत गए थे, 2021 में भी हम लोगों ने इस बात को उठाया था कि आप कहते हो कि अब पे कमीशन नहीं लाएंगे, तो 5 साल में जैसे पीएसयूज में या बैंकिंग सेक्टर में आप सेटलमेंट प्लान लेकर के आते हो, तो हमारा जो डियरनेस अलाउंस है उसको मर्ज करके रीसेट कर दो। लोगों की बेसिक सैलरी इंप्रूव कर जाएगी और पे कमीशन आप पहले ही कह रहे हो नहीं आएगा, तो हर 5 साल पर हमारी सैलरी आप रिवाइज कर दीजिए, पे कमीशन लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो भी नहीं हुआ। फिर 2024 में डीए 50% को एक्सीड कर गया, तब भी उन्होंने रीसेट नहीं किया। अभी 2025 खत्म हो गया, तब जाकर के उन्होंने पे कमीशन के गठन का अनाउंस किया है, जबकि अगले महीने से 2 दिन के बाद पे कमीशन ड्यू है कि लोगों को बड़ी सैलरी हाथ में मिले। तो इतना कुछ करने के बाद सरकार इस मतलब नतीजे पे पहुंची कि चलो ठीक है पे कमीशन का गठन करते हैं। अब वो जानबूझ करके डिले किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का नुकसान है। सरकार इसको समझ नहीं रही कि कर्मचारियों का नुकसान का मतलब सरकार का नुकसान, सरकार को भी नुकसान होता है। वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं वो चीज़ें निकलती हैं, वो आती हैं। कर्मचारियों का रोष सरकार को दिखता है। अगर ऐसे ही अब देखिए सरकार डिले कर रही है अगर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर के, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहूँगा कि सरकार ये समझ ले कि उत्तर प्रदेश में 20 लाख कर्मचारी और उनके परिवार हैं जिन्हें पे कमीशन का बेसब्री से इंतजार है। अगर आपने इसे जानबूझ करके डिले किया है और आपकी मंशा ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर देने की नहीं है, तो आपको बजाय इसका फायदा होने के आपको नुकसान होना तय है विधानसभा चुनावों में। अब चूंकि विधानसभा चुनावों के आसपास अगर आप फिटमेंट फैक्टर दे रहे हैं, उसकी कमेटी की रिपोर्ट, तो आपको कुछ बेहतर करना पड़ेगा। तो सरकार जो चाल चल रही है, कभी कभी ऐसा होता है कि चाल उल्टी पड़ जाती है, कर्मचारी भी समझते हैं। हाँ, तो अब हमारे लिए भी ऐसा नहीं कि ये नुकसानदेह की बात है। जितना विधानसभा चुनावों तक लेकर के जाओगे उतना ही कर्मचारियों के वोट का प्रेशर भी आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपको बेहतर फिटमेंट फैक्टर भी देना पड़ेगा। अच्छा, जैसे आपने बताया कि डीए 58% हो गया है जी, तो ये इसका मर्जर का क्या मुद्दा है कि क्यों सरकार अब इसको मर्ज नहीं कर रही है बेसिक सैलरी में? देखिए सरकार अगर मर्ज कर देगी तो लोगों की सैलरी कल से बढ़ जाएगी, बढ़ी हुई सैलरी उन्हें कल से ही देनी पड़ेगी। मतलब ये अगर 58% डीए जो है अगर मर्ज कर दिया जाता है, जैसे 6 महीने में जो चेंज होता है, अगर तो इस 1 तारीख से ही आ जाएगा। एक देखिए अंतरिम राहत की हमने बात करी है, हमने ये कहा है कि पे कमीशन का जो फिटमेंट फैक्टर या जो भी आएगा, सपोज दैट वो 1 जुलाई 2027 से सरकार उसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस जो होगा उसका जो एरियर होगा वो 1 जनवरी 2026 से हमें सरकार देगी। ठीक है, लेकिन एचआरए है, टीए है या दूसरे अलाउंसेज हैं, उनका एरियर नहीं देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 18 महीने का एरियर सरकार बचा रही है। हम जो डिमांड कर रहे हैं कि हमें अंतरिम राहत के तौर पर अभी जितना भी हमारा डियरनेस अलाउंस है, जैसे हमारा 58% डियरनेस अलाउंस है आज की डेट में, तो आप हमारा 58% डियरनेस अलाउंस 1 जनवरी 2026 से मर्ज कर दीजिए, तो हमारी बेसिक सैलरी 58% बढ़ जाएगी। उस बढ़ी हुई बेसिक सैलरी पर हमको डीए मिलेगा, जितना भी आप रिसेट, पहली बार तो 0 हो जाएगा। एचआरए मिलेगा, वो करीब करीब 24% होगा। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा वो भी बढ़ेगा थोड़ा। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये जो बर्डन आता है, बर्डन कह लीजिए, या जो सरकार के ऊपर जो बढ़ी हुई सैलरी का जो उस पर देनदारी आती है उसको बचा रही है। मतलब हमारे ट्रांसपोर्ट और एचआरए का जो अलाउंस है उसको बचा रही है।
डीए और बेसिक का तो वैसे भी नहीं बचेगा, वो तो 1 जनवरी 2026 से उन्हें देना ही पड़ेगा, देना ही है। जब भी पे कमीशन आएगा। लेकिन टीए और एचआरए को वो बचा रहे हैं। लेकिन इसमें एक नियम था ना कि जब 50% क्रॉस कर जाएगा डीए, तब वो बेसिक सैलरी मर्ज कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली मैं यही बात कह रहा हूँ कि 1 जनवरी 2024 को डियरनेस अलाउंसेस को मर्ज कर दिया जाना चाहिए। तो वो तो 2 साल हो गया, नहीं किया है। हम अब कह रहे हैं कि अब तो आपने पे कमीशन लिया है, हाँ। पे कमीशन में तो वो नियम ही है कि मर्ज कर दिया जाए। तो जब नियम ही है मर्ज करने का, तो उसे 1 जनवरी 2026 को मर्ज कर दीजिए। ठीक। आप जो भी फिटमेंट फैक्टर 1.5 साल के बाद देंगे या 1 साल के बाद देंगे, उस फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से जितना भी वेरिएशन मतलब डिफरेंस आए वो एरियर में दे देना। अच्छा अच्छा, ये जैसे फिटमेंट फैक्टर की बार बार बात आती है, तो फिटमेंट फैक्टर क्या मतलब इस पर चर्चा की गई कितना होगा, या आपकी तरफ से कोई डिमांड रखी गई, या वहाँ से कभी कुछ एडिशन मिला? अभी डिमांड तो आप नहीं रख सकते तब तक जब तक कि देखिए, डिमांड तो तब रखेंगे आप जब पे कमीशन के साथ आपकी बात हो। डिमांड तो पे कमीशन के पास रखनी है ना, पे कमीशन अभी धरती पे है ही नहीं कहीं। अच्छा, तो किससे रखेंगे? ऑफिस ही नहीं है। एक एक्सपेक्टेशन है, लोगों की एक एजम्पशन है, कैलकुलेशन है कि फिटमेंट फैक्टर इतना तो होना ही चाहिए। हाँ। तो उस पर बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो फिर बताना पड़ता है, पब्लिक को भी जानना है, उसको भी अंदर भी सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए। कोई बोलता है 2.86 होना चाहिए, कोई बोलता है 3 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, कोई कुछ बोलता है। तो ये एजम्पशंस हैं लोगों के। तो अभी कुछ लोग ये भी रूमर उड़ाते हैं कि बहुत कम होना, 1.9 से भी कम हो सकता है। तो ऐसे मार्केट में तमाम तरह की बातें चल रही हैं। बहुत सारी जगहों पर मुझसे भी पूछा गया, तो मैंने ये बोला है कि मिनिमम इससे नीचे नहीं जा सकता। अच्छा, मैक्सिमम तो कितना मतलब अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, कितना भी हो सकता है। लेकिन एक जो हम कहते हैं ना कि लॉजिकली अगर देखा जाए तो मतलब कंजूसी से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा अगर कंजूसी कर ले सरकार, तो भी वो 2.13 पे जाके अटकती है। उससे मतलब 2.13 का मतलब हो गया नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका डीए मर्ज करने के बाद भी सैलरी वही रहेगी, और डीए ना मर्ज करते तो भी वही सैलरी रहती, वो 2.13 होगा। मतलब ये सरकार यहाँ तक जा सकती है? नहीं, ये तो कट है। अच्छा, इसके ऊपर जाना है उसको, 2.13 के कट है, ऊपर जाना है। ठीक है। अब ऊपर जाने का मतलब है कि खुले मन से ऊपर जाए या फिर कंजूसी से ऊपर जाए। कंजूसी से ऊपर जाती है तो 2.64 के आसपास कहीं टिक सकती है। अच्छा, तो और अगर खुले मन से चली गई तो कुछ भी हो सकता है, 2.86 के भी ऊपर जा सकती है। लेकिन हम ये मान के चलते हैं, ये मतलब जो सरकारें, अब चूंकि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव भी है और बड़ी तादाद में वहाँ कर्मचारी और उनके परिवार भी हैं, और हम लोग लगातार दबाव बना रहे हैं, तो हम एजम्पशन कर रहे हैं कि कुछ भी हो 2.64 के तो ऊपर जाना चाहिए। फिटमेंट फैक्टर तय कैसे होता है? देखिए, ऐसा कोई लिखित में रूल नहीं है कि ऐसे ही बनेगा, लेकिन बेसिकली समझने के लिए ये तरीका है कि जो सबसे निचले तबके का, जो सबसे निचले लेवल का जो कर्मचारी होता है, तो एक कर्मचारी के परिवार में 3 फैमिली यूनिट को एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है। कर्मचारी, उसका स्पाउस और 2 उसके बच्चे, इन 3 यूनिट से परिवार बनता है। ठीक है। 3 यूनिट पर डे कितने कैलोरीज का कंजम्पशंस होता है, वो खाना खाएगा, कपड़े पहनेगा, स्वास्थ्य पर खर्च करेगा, एजुकेशन पे खर्च करेगा, और एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, मतलब जो है जिसे मतलब कह सकते हैं, या जिसको आप विलासिता तो कहना ठीक नहीं होगा, मतलब लेकिन जो डेली नीड्स हैं एक तरीके से आज के युग के, बाहर जाएगा, घूमेगा टहलेगा, मतलब एक बेहतर एचडीआई के लिए, एक बेहतर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए, तो वो एक दिन का जो कैलोरी कंजम्पशन होता है और उसकी वैल्यू निकाली जाती है। एक दिन की वैल्यू निकल गई, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो उसका बन गया एक सबसे निचले लेवल का बेसिक सैलरी। अच्छा। फिर उसी के हिसाब से उसके ऊपर के स्तर पर बढ़ते हुए जाते हैं कि कितना % दोनों के बीच में डिफरेंस रखेंगे। फिर DA 0 से शुरू करते हैं वहाँ पर। ये होता है तरीका नापने का। तो सपोज दैट कि अभी मान लो 3000 कैलोरी चाहिए। ठीक है। 3000 कैलोरी की सपोज दैट मान लो कि उसकी वैल्यू आई, या मान लीजिए कि 2000 रुपये वैल्यू आई एक दिन की। एक दिन की 2000 वैल्यू आई। 30 दिन की कितनी आ गई? 60,000। यानी कि सबसे लोअर तबके के कर्मचारी को महीने में 60,000 रुपये चाहिए, है ना। अब अगर DA 0 करेंगे तो बेसिक प्लस DA मिला करके वो 60,000 होना चाहिए, है ना।
इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, आने जाने का जो घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, वो खर्चा अलग हो गया। और जो शहरों में रहेगा या जहाँ कहीं भी रहेगा उसके हिसाब से HR है। ठीक तो ये ऐसे तय होता है फिटमेंट फैक्टर। उसमें क्या है कि जो इन्फ्लेशन है आज के समय से उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। कितनी ग्रोथ करने की ज़रूरत है उसको फिटमेंट फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग मानते भी हैं कि जैसे अभी हम कैलकुलेट कर रहे थे कि जब 1 जनवरी 2028 को कोई कर्मचारी आज का, जिसका 31 दिसंबर 2025 को जो बेसिक सैलरी है उसके आधार पर जो उसको सैलरी टोटल मिल रही है, बेसिक प्लस DA मिला के, यही कर्मचारी बिना प्रॉफिट, बिना लॉस के, बिना पे कमीशन के जब 1 जनवरी 2028 को होगा तो आज के मुकाबले वो 1.9 पर तो ऑलरेडी होगा। अच्छा। हाँ, बिना प्रॉफिट, बिना लॉस के। अगर उसमें TA HRA जोड़ देंगे तो वो 2.13 तक चला जाएगा। अच्छा, है ना। तो फिर अगर मिनिमम मान लो फिटमेंट फैक्टर के लिए फैमिली यूनिट, जैसे हमारी डिमांड चल रही है, हम डिमांड कर रहे हैं कि फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ा करके 5 कर दिया जाए। तो 5 करने का मतलब है कि कम से कम 66% की ग्रोथ, 66% की ग्रोथ। अब 66% की ग्रोथ करेंगे तो 2.13 में 66% और जोड़ दीजिए तो 639 और 67 मतलब 2.79 तो ऐसे ही हो गया। तो हम एजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि 2.8 के आसपास ठीक ठाक फिटमेंट फैक्टर को हम एजम्पशन कर रहे हैं। अगर मान लो उसने फिटमेंट फैमिली यूनिट्स को 3 से बढ़ा के 4 ही किया तो 4 मतलब मदर और फादर जो डिपेंडेंट्स हैं, क्योंकि हमारे देश में बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है, अभी युवाओं के भारत से बढ़ करके प्रौढ़ों के भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो उस लिहाज से अगर 33% ग्रोथ मिलती है तो हमारा फिटमेंट फैक्टर करीब करीब वही 2.5 से ऊपर जाएगा। मतलब जिसको हम 2.64 कह रहे हैं तो उसके आसपास 2-4 से 10% कम या ज़्यादा उसके आसपास हो सकता है। इस तरह की कैलकुलेशन करते हैं कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अच्छा, जैसे फैमिली यूनिट काउंटर की बात आती है तो एक हस्बैंड वाइफ हो गए, बच्चे हो गए, हाफ हाफ, लेकिन पेरेंट्स को भी हाफ हाफ कैसे, मतलब पेरेंट्स को देखिए जबकि मतलब वो डिपेंडेंट है, हम बल्कि तो उनके इसलिए शायद उनको खर्चे एक ज़्यादा एक हो यूनिट सकते हैं। मान रहे हैं ना। हाँ, बुढ़ापे पर, स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे बड़ा खर्चा सबसे बड़ा, है। हाँ। ट्रांसपोर्टेशन पर भी सबसे ज़्यादा खर्चा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुढ़ापे पर खर्चे बढ़ जाते हैं। इसीलिए जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उसमें जब 80 साल की उम्र में कोई पेंशनर पहुंचता था तो उसकी जो पेंशन थी बेसिक, उसको 20% बढ़ा देते थे। ठीक। 80 पर 20% बढ़ाएंगे, 85 पे बढ़ाएंगे, फिर 90 पे बढ़ाएंगे, फिर 95 पे बढ़ाएंगे और फिर 100 साल की एज पर फुल है, यानी 100% पेंशन हो जाती थी। तो इसका मतलब ये है कि बुढ़ापे पर जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी ज़रूरतें बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल। तो इस लिहाज से हम लोग जो बुज़ुर्गों को हम कंसिडर करना चाहते हैं कि उनको एक एक यूनिट के रूप में कंसिडर किया जाए। ओके, मतलब अभी जैसे हस्बैंड वाइफ एक एक यूनिट हो गए, बच्चे हाफ हाफ, ये 3 यूनिट, और मदर एंड फादर ये मिला के वो 5 यूनिट हो यूनिट जाएंगे। को। ओके। अच्छा, इसमें एक जो मतलब एरियर को लेकर बहुत बड़ा सवाल होता है कि एरियर मिलेगा नहीं मिलेगा, कब मिलेगा, तो कब से मिलेगा, और इसमें एक बड़ा सवाल ये भी होता है कि एरियर अगर मिल रहा है तो क्या इकट्ठे मिलेगा या किस्तों में मिलेगा, इस पर क्या? ये तो वैसे आमतौर पर एरियर कभी किस्तों में मिला नहीं। हम तो जब से नौकरी में आए हैं, छठा पे कमीशन और 7वां पे कमीशन जब भी हमको मिला है कभी किस्तों में नहीं मिला है। एरियर जब भी बना है एक ही बार में मिल गया, कभी किस्तों में मिला नहीं। स्टेट गवर्नमेंट्स की बात अलग है, हो सकता है उनके रेवेन्यू सोर्सेज कैसे हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के केसेस में कभी ऐसा नहीं हुआ कि उनको किस्तों में एरियर दिया जाए। तो जब भी पे कमीशन लागू होगा उसके 1-2 महीने के बाद एरियर की जो कैलकुलेशन की जाएगी और फिर वो एरियर 1 जनवरी 2026 से ही दिया जाएगा जितना भी बनेगा। अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि किसी का DA रोक दिया गया हो या पेंशन रोक दी गई हो, ऐसा कभी हुआ? नहीं, वो केसेस अलग हैं। वो मतलब जो है पेनाल्टी केसेस हैं या कोई ऐसे आरोप लगे हैं, कुछ ऐसे केसेस बन गए हैं, तो उन केसेस में DA तो नहीं रुकता है। कभी कभी मतलब वो रेयर केसेस है। पेंशन के बारे में आप समझिए कि पेंशन रोकने का प्रावधान बहुत हाई लेवल से होता है। अच्छा। राष्ट्रपति का अनुमोदन होता है तब पेंशन रुकती है। वंस पेंशन स्टार्टेड मतलब उस फिर निचले रैंक के अधिकारी फिर पेंशन रोक नहीं सकते। वो बड़ा लंबी प्रक्रिया है, पेंशन नहीं रुकती ऐसे, जब तक कि बहुत बड़ा कोई एलिगेशन ना हो। अच्छा, एक इसमें एक सवाल, बहुत बड़ा सवाल ये भी आता है कि जैसे हर 10 साल में एक आयोग का गठन किया जाता है। जी।
अब जब सरकार को पता है कि करना ही है, आपको सैलरी बढ़ानी है, तो उसमें जैसे प्राइवेटाइजेशन का जैसे होता है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि हर साल एक नियम लागू किया जाए? क्योंकि एक आयोग गठन करने में बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है, फिर खर्चे भी होते हैं, फिर किसी की नियुक्तियां होती हैं, तो ऐसा नहीं किया जा सकता जैसे प्राइवेट नौकरियों में होता है कि भाई हर साल इतना इंक्रीमेंट हो गया, इतना इतना परसेंट बढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ? जी, देखिए सरकार ने खुद ऐसा करने की बहुत बार बातें की, हवाई बातें हैं, और हम लोगों को 3, सवा 3, 3.5% इंक्रीमेंट मिलता है साल में। 10 साल में जो सैलरी पहुंच पाती है वो इन्फ्लेशन के मुकाबले बहुत कम हो जाती है। इन्फ्लेशन कहीं ज़्यादा हो चुका होता है और सैलरी बहुत पिछड़ चुकी होती है। प्रमोशन कुछ एक डिपार्टमेंट्स में तो ठीक ठाक प्रमोशन है, अदरवाइज 70% जो हिस्सा है नौकरियों का उसमें प्रमोशन बहुत लेट लतीफ़ होते हैं। तो पहले भी ये बात उठी थी 7th पे कमीशन में कि बैंकिंग सेक्टर की तरह हर 5 साल में सैलरी इनकी रिवाइज होगी, सेटलमेंट प्लान की तरह। नहीं हुआ। आप जो बात कह रहे हैं कि हर साल में, तो हम लोग तो अगर सरकार ऐसा कर दे कि 7.5-8% अगर हर साल इंक्रीमेंट कर दे बजाय 3-3.5% के, है ना, और डियरनेस अलाउंस को AICPI जो है हमारा ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, उसके हिसाब से बढ़ता है, जितना बढ़ता है 2.9 बढ़ता है तो 2.9 दे, घटता है तो उतना छोड़ दे, ठीक है ना। जितना कम होता है, जिस लेवल तक है दशमलव के बाद जिस भी स्तर तक है उसी स्तर पर देना शुरू कर दे, तो इन्फ्लेशन काफ़ी कंट्रोल किया जा सकता है। अब 2.99 आया तो सरकार देगी 2%, फिर अगली बार आ गया 3.99 तो फिर सरकार 3% देगी। तो इस तरीके से मैनिपुलेशन भी होते हैं। तो अगर ऐसा कर दे सरकार तो पे कमीशन की ज़रूरत नहीं रहेगी, है ना। सेटलमेंट प्लान आते रहेंगे और लोगों की सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज होती रहेगी। न्यू ज्वाइनी वाले के लिए एक समस्या आती है कि नए ज्वाइनी वाले को क्या, तो नए ज्वाइनिंग के लिए हर 5 साल में उसका बेसिक रिन्यू किया जाना चाहिए। तो संभव है। तो इस बारे में सरकार से या आयोग से कभी बातचीत हुई? नहीं, अभी तो आयोग बैठा ही नहीं, तो क्या बात नहीं, होगी। पुराने आयोगों में कभी इस बात की चर्चा करी हो? देखिए पहले लोग कैसे मिलते थे, लोग कैसे बात करते थे, इस पर कुछ भी टीका टिप्पणी करना मुझे लग रहा है कि वो मेरे अधिकार क्षेत्र के बाहर है। लेकिन इस बार हम हैं, हम डिमांड कर रहे हैं, हमारी बातें मीडिया भी सुन रही है, पब्लिक भी सुन रही है, हमारा कर्मचारियों का एक बहुत बड़ा वर्ग है वो भी भरोसा करता है। तो इस बार जब भी पे कमीशन बैठेगा प्रॉपर, तो उसके साथ हम ये सारी बातें रखेंगे कि हम अपना तैयार कर रहे हैं, मिनट्स अपने तैयार कर रहे हैं कि डिमांड जो हमारी है, सजेशंस जो हमारे हैं वो तैयार कर रहे हैं, और वंस वो तैयार हो जाएंगे तो कभी मौका मिलेगा तो आप लोगों के बीच में हम उनको शेयर कर लेंगे, ताकि पब्लिक के बीच सारी बातें पहुंच जाएं कि हम क्या क्या बना करके क्या क्या लेकर के जा रहे हैं। अच्छा, जैसे पिछले जो 6ठे और 7वें वेतन आयोग के जो टर्म TOR थे, टर्म ऑफ रेफरेंसेस, उनमें डेट स्पेसिफिक मेंशन की गई थी हर एक चीज़ की, और इस बार वो डेट मेंशन नहीं की गई है। और चूंकि अभी लोकसभा के लिखित जवाब में पंकज चौधरी जो वित्त राज्य मंत्री, उन्होंने भी कहा कि ये डेट हम सरकार ही घोषणा करेगी उसकी, तो इस पर कभी बातचीत हुई कि ऐसा क्यों? नहीं, इस मुद्दे पर बातचीत नहीं हुई है, लेकिन आज हमारे कुछ साथी माननीय पंकज चौधरी साहब से फिर से मिले हैं। लखनऊ में उनकी मुलाकात हुई है और हमने उनसे रिक्वेस्ट की है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के साथ हमारी एक फिर से बैठक हो, हमारा डेलीगेशन बैठे प्रॉपर, हम अपनी बातें रखना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम इसको देखते हैं, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करेंगे। पहले भी उन्होंने ये बात कही थी। तो जब भी बैठक होगी तो हम इसको रखेंगे, इसको प्रॉपर रखेंगे उनके साथ कि कैसे इन चीज़ों को टैकल किया जाए। अच्छा, इसमें आपकी जो सरकार से प्रमुखता 5 मांगे होंगी, उसमें क्या क्या शामिल है अभी? देखिए, एक तो हम ऐसा नहीं कर सकते कि देखो जो तरीका होता है उसमें हम फैमिली यूनिट्स हमारी प्रायोरिटी होगी कि फैमिली यूनिट्स 3 से बढ़ कर के 5 की जाए, ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, क्योंकि वो 5 होगी तो फिटमेंट फैक्टर ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। वो कॉमन मैन भी बहुत आसानी से उसको समझ सकता है। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जो कर्मचारियों का जो बीमा है वो बहुत ख़राब स्थिति में है। अच्छा। एक जो सबसे जो बीमा की हमारी कैटेगरी है, किसी का 30 रुपये कटता है, फिर उसके ऊपर के लेवल पर 60 रुपये कटता है, फिर उसके ऊपर के लेवल पर 120 रुपये कटता है। तो अगर उसकी डेथ या डिसेबिलिटी होती है तो 30 रुपये वाले को 30,000 रुपये बीमा मिलता है, 60 रुपये वाले को 60,000 रुपये बीमा मिलता है। तो ऐसे समझिए कि 30,000 और 60,000 रुपये में वो अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, बॉडी को अपने होम टाउन नहीं ले जा सकता। अगर वो महानगरों में नौकरी करता है, फिर कभी कोरोना आ गया, कभी कुछ आ गया, कर्मचारी लगा दिए जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, सरकार बोलती है अगर किसी की मौत हो गई तो हम 1 करोड़ रुपए का कंपनसेशन देंगे, होता कभी नहीं है, घोषणाएं ही बन करके रह जाती हैं। तो इस बार जो हमारी प्रायोरिटी है पे कमीशन में,
वो 30,000 रुपये वाले जो कर्मचारी का जो बीमा है वो कम से कम 30 लाख से लेकर के 50 लाख के बीच में कुछ होना चाहिए। 60,000 रुपये वाले जो बीमा है उसको बढ़ा करके 60 लाख से बढ़ा करके 1 करोड़ के बीच में कुछ करना चाहिए। और जो 120 रुपये वाला 1,20,000 रुपये वाला जो बीमा है उसको कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए ऐसे करके उसको प्लान करना चाहिए। तो ये हमारी सेकेंड प्रायोरिटी है। तीसरी जो हमारी प्राथमिकता रहेगी वो जो CGHS के तहत फिक्स मेडिकल अलाउंस सरकार देती है। मतलब जहाँ कहीं हॉस्पिटैलिटी उपलब्ध नहीं है 1,000 रुपये महीने सरकार देती है। तो आप सोचो कि एक बार अगर आप एक डॉक्टर को दिखाने पहुंच गए तो 1,200 रुपये तो उसकी कंसल्टेशन फीस है। और बुज़ुर्गों को कितनी ज़रूरत पड़ती है, बच्चों को कितनी ज़रूरत पड़ती है, तो उस लिहाज से उसको मतलब जो है कम से कम 15 से 20 गुना करने की ज़रूरत है उसको। और सबसे उसमें ये भी रहेगा कि जहाँ कहीं बढ़िया प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो भी मतलब लिस्टेड है अच्छे हॉस्पिटल, जैसे आपने आयुष्मान भारत में किए हैं, तो ऐसे हॉस्पिटल्स को पैनलाइज्ड किया जाना चाहिए ताकि लोगों तक मेडिकल फैसिलिटी अच्छे से पहुँचे। चौथा पॉइंट अगर मैं कहूँ कि एक दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के मामले में है वो बात। दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी हैं वो बेसिकली यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, केंद्र शासित। और दिल्ली इकलौता यूनियन टेरिटरी ऐसा है जिसके कर्मचारियों के रूल्स रेगुलेशन, कायदे कानून सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है। यहाँ तक कि उनकी जो सैलरी भत्ते ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट कंसोलिडेटेड फंड से आते हैं। तो उनके यहाँ DGHS लागू है, दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। दिल्ली गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का मतलब दिल्ली के आसपास के हॉस्पिटल्स पैनलाइज्ड हैं उसमें, वहीं वो ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अब रिटायरमेंट के बाद कोई बिहार का है, कोई राजस्थान का है, कोई हिमाचल का है, कोई हरियाणा का है, तो उसको ट्रीटमेंट लेने के लिए दिल्ली आना पड़ेगा। और रिटायरमेंट पे सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है वो स्वास्थ्य सेवाएं, तो वो इस कारण से दिल्ली नहीं छोड़ पाते। अब वो पटना में जाकर के या कहीं जाके कैसे ट्रीटमेंट लेगा, बिल्कुल आने जाने में ही कई हज़ार खर्च हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में दिल्ली पर भी बर्डन बढ़ता है और उनको मजबूरन मतलब यहाँ के एटमॉस्फेयर में रहना पड़ता है। तो ये हमारी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी कि इस मसले पर कि इन सभी कर्मचारियों को एटलीस्ट आफ्टर रिटायरमेंट CGHS और DGHS में से एक चुनने का विकल्प दिया जाए। और भी कुछ मुद्दे हैं जिनको अभी एकदम से एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा उनको। अच्छा, जैसे भत्तों की बात निकली तो अभी जो लेवल 1 से 18 तक के जो कर्मचारी हैं, लेवल 18 तक के, उनको कितने प्रकार के भत्ते मिलते होंगे? नहीं, बहुत तरह के हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से हैं। जैसे अगर डिफेंस में चले जाओ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में चले जाओ, रिस्क अलाउंस भी मिलेगा। वहाँ जो मतलब जो है वर्दी है उसका भी हो सकता है, वो मिलिट्री में जैसे होता है ना, आर्मी में होता है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह के भत्ते होते हैं। लेकिन जो मेन जो कॉमन जो भत्ते हैं एक सिविल एम्प्लॉय के तौर पे वो मेन यही है। बेसिक के बाद डियरनेस अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, HRA, ये मतलब 3 कह सकते हैं भत्ते मेन है, जिसमें से बेसिक प्लस DA सैलरी का हिस्सा होते हैं और TA और HRA यही एक कॉमन ऐसे होते हैं जो हर जगह हैं। अच्छा, इसमें कोई वो ऐसी बात भी चल रही थी कि इस बार जो 8वां वेतन आयोग है इसमें कोई भत्ता बदला जाएगा या खत्म कर दिया जाएगा? ये अभी हवाई हैं बातें। अच्छा। देखो, जिस डिपार्टमेंट की जो ज़रूरत होगी तो वहाँ की एसोसिएशन उस हिसाब से डिमांड करेंगी। काम तो आयोग को करना है, रिकमेंडेशन आयोग करेगा, वो सुनेगा, सुनने के बाद उसको नोट करेगा या वो रिकमेंडेशन देगा, फिर उसके बाद अप्रूवल तो कैबिनेट का है। तो ये एक स्टेप बना हुआ है, एम्प्लॉयज एसोसिएशंस, देन पे कमीशन, देन कैबिनेट। तो इस तरीके से स्टेप बने हुए हैं। हमारा काम है अपने डिपार्टमेंट की या अपने कर्मचारियों की डिमांड को उनके सामने रखना, उनकी ज़रूरतों को वहाँ तक समझाना, बताना। उनका काम है उनको स्टडी करना, उनको वेरीफाई करना, देखना कि ये वैलिड है, वैलिड नहीं है, उसके बाद रिकमेंडेशन देना। अच्छा, इसमें जैसे अभी आप जैसे बताया कि आपने अभी इसमें लगभग 1.5 से 2 साल लग ही जाएगा, मतलब सेंट्रल के लिए। और जब ये स्टेट में जाएगा तो वहाँ की क्या प्रोसेस रहेगा इसका? अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके हैं। जैसे उत्तर प्रदेश ऑलमोस्ट 6 महीने में ही दे देता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिल गया पे कमीशन तो 6-7 महीने में उत्तर प्रदेश इम्प्लीमेंट कर देता है। पंजाब की बात करें तो वहाँ अभी 6ठा पे कमीशन चल रहा है, अभी 7वां नहीं आया तो 8वां तो छोड़ दीजिए। अभी अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उसने भी 1.5-2 साल पहले ही 6ठा पे कमीशन दिया है, 6 पे कमीशन। हालांकि उन्होंने 6 पे कमीशन को ही 7वें के अकॉर्डिंग मर्ज कर दिया। हाँ, 7वें के अकॉर्डिंग बनाया है।
बहुत सारी जगह, जैसे मैं पूर्वोत्तर के भारत में जब विजिट करता हूँ, मणिपुर है, मेघालय है, मिज़ोरम है, असम है, नागालैंड है, सिक्किम है, इनमें पे कमीशन तो 8वां चल रहा है, मतलब 7वां चल रहा है, 7वां। लेकिन उनका पे मैट्रिक्स अलग है, हमारी बेसिक सैलरी अलग है, उनकी बेसिक सेम लेवल की मैं बात करूं तो अभी बिहार का देख लीजिए, बिहार में जो प्राइमरी का टीचर है, सेंट्रल गवर्नमेंट में जो प्राइमरी का टीचर है, उत्तर प्रदेश में जो प्राइमरी का जो टीचर है, तो वो लेवल 6 में आता है और बिहार का भी लेवल 6 में आता है। ठीक है। लेकिन दोनों की बेसिक सैलरी में अंतर है। कितना? 35,400 पाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूपी का बराबर मिलता है। ठीक है। लेकिन बिहार सरकार ने उसको 25,000 कर रखा है, 10,000 से भी ज़्यादा का अंतर है। हाँ, 10,400 रुपये का अंतर हो गया। ये एनोमलीज स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। और मैं तो यहाँ से ये बात कहूँगा कि हमारे जो पूरे देश का जो सपना है या जो ध्येय वाक्य है वो है एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक संविधान। तो फिर इस एनोमली को भी दूर किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पे स्ट्रक्चर है उसी पे स्ट्रक्चर को सभी स्टेट्स फॉलो करें। एटलीस्ट बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस के मामले में ये सेम टू सेम होना चाहिए। बिल्कुल। बाकी भत्तों में वहाँ के अनुसार चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन बेसिक और डियरनेस अलाउंस पूरे देश में एक जैसा होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली ये है कि नया साल उम्मीदों का साल, मतलब सभी के लिए उम्मीदों का नई उम्मीदें लेकर आता है, लेकिन इस साल लग रहा है कि उम्मीदें सबकी टलने वाली हैं। बहुत हम लोग तो कहेंगे कि दुआएं करिए आप लोग, क्योंकि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट जब पे कमीशन लाती है तो प्राइवेट सेक्टर में भी बदलाव आते हैं, वहाँ भी डिमांड उठती है। तो ये कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है चीज़ें। सेंट्रल गवर्नमेंट एक बेहतर फिटमेंट फैक्टर देगी, एक बेहतर अपॉर्चुनिटी देगी, तो जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर्स के एम्प्लॉयज़ को भी, PSUs के एम्प्लॉयज़ को भी, सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ के एम्प्लॉयज़ को भी कुछ बेहतर चीज़ें मिलेंगी। अगर मेन आला कमान ने ही कुछ गड़बड़ कर दिया तो वो फिर सारी चीज़ें नीचे तक गड़बड़ होती जाती हैं। तो मैं दुआ भी करूँगा और मैं यही कहूँगा कि कर्मचारी भरोसा रखें। ऑल इंडिया NPS एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पे कमीशन के मुद्दे पर न केवल पूरा सजग है बल्कि अपनी दमदारी के साथ बातचीत कर रहा है, और आप देख ही रहे हैं कि हम सारे मुद्दों को उठा रहे हैं और सरकार तक पहुँचा भी रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर चीज़ें हमारे साथ हों। चलिए मंजीत जी, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि सरकार आपके सभी मांगे माने और जो कर्मचारी पेंशनर्स हैं उनकी उम्मीद से ज़्यादा ही ये फिटमेंट फैक्टर निकले और सैलरी बढ़कर आए, क्योंकि साल नया आने वाला है तो सबकी उम्मीदें लगी हुई हैं बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।